गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? मैंने जो अभी लेटेस्ट वीडियो सीआरपीसी की बनाई थी, सीआरपीसी के चैप्टर 37 कैसे याद करें, स्टूडेंट ने बकायदा उन चैप्टर्स को याद किया और मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए। और स्टूडेंट के कमेंट्स थे, मैडम सीआरपीसी के और भी चैप्टर्स पढ़ाइए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स की विश को पूरा करने के लिए आज मैं सीआरपीसी की नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने आई हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेके 5 तक कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी। जुडिशरी लेवल पे, एलएलबी लेवल पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक सीआरपीसी के चैप्टर्स याद नहीं किए हैं तो अभी जाके याद कीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो कमेंट्स में उसका लिंक मैं पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीआरपीसी। देखो, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। अपने क्या लिखते हैं? डायरेक्ट सीआरपीसी। ये गलत होता है ग्रामेटिकली। लिखना कैसे होता है? CR.PC, क्योंकि क्रिमिनल का अपनों ने यहां से सीआर लिया है, प्रोसीजर एंड कोड, ठीक है, सीआरपीसी। अब बात करते हैं कि सीआरपीसी जो अपने पढ़ रहे हैं, क्या सीआरपीसी ये 1973 के है, यही पढ़ रहे हैं अपने? इससे पहले कोई सीआरपीसी नहीं थी। तो बता दूं, देखो कैसे याद रहेगा। अपने आईपीसी कौन सी पढ़ रहे हैं? आईपीसी पढ़ रहे हैं 1860 की। क्लियर? आईपीसी कौन सी पढ़ रहे हैं? अपने 1860 की। जब आईपीसी 1860 आई थी तो उसके जस्ट बाद ही नेक्स्ट ईयर अपनी एक सीआरपीसी आ गई थी 1861 में। तो पहली सीआरपीसी अपनी थी 1861 की और अब अपने पढ़ रहे हैं 1973 की सीआरपीसी। ये तो थोड़ा सा बेसिक। अब देखो, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आखिर इस सीआरपीसी में क्या क्या चीजें होती है, कब कब किसी पर्सन को अरेस्ट करके या उसके बेल के प्रोविजंस को फॉलो करके उसको जमानत दे दी जाती है, ये सारी चीजें अपनों को सीआरपीसी में बताती है कि सीआरपीसी जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, इसमें कोई पर्सन पुलिस को गिरफ्तार कैसे करता है, गिरफ्तार का प्रोसीजर क्या होता है, किन मामलों में अरेस्ट करता है। हालांकि आपने सुना होगा कि जब पुलिस में एफआईआर होती है, एफआईआर तो आईपीसी के तहत होती है, लेकिन उसका आगे प्रोसीजर, पहले एफआईआर हो गई लेकिन एफआईआर होके आईपीसी एक बार स्टॉप। अब जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो फॉलो होता है हमारी सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। अपनों ने लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने टोटल 37 चैप्टर्स के नेम याद किए थे। उसमें देखा था कि टोटल कितने सेक्शंस है, 484 सीआरपीसी में टोटल सेक्शंस है। आज अपने पढ़ेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 1। सीआरपीसी का चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज है उसमें इतनी सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, और सारी डेफिनेशंस, एक अच्छी बात यह है कि वो सारी डेफिनेशंस भी मैंने आपको कंप्लीट याद करवा रखी है। सीआरपीसी का सेक्शन 2, उस पर एक अलग से वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है, वहां पे मैंने सारी ए से लेके वाई तक सारी डेफिनेशंस आपको बता रखी है। एंड सबसे बड़ी बात, शॉर्ट फॉर्म में बता रखी है कि स्टूडेंट उस डेफिनेशन को कैसे याद कर सकता है। तो एक बार सेक्शन 2 का शॉर्ट रिवीजन लेते हुए चैप्टर 1 अपने कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी चैप्टर 1। देखो, सबसे पहले चैप्टर 1 क्या कहता है हमारा? प्रिलिमिनरी। कि सबसे पहले अब अपने प्रारंभिक करेंगे, प्रारंभ करेंगे। किसका प्रारंभ करेंगे? सीआरपीसी का प्रारंभ करेंगे। जब सीआरपीसी का प्रारंभ करेंगे तो सीआरपीसी में आगे जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं उनको डिफाइन चैप्टर 1 में किया है। इसमें बताया है कि जो सीआरपीसी है वो कब से कम इनटू फोर्स हुई थी, कब से प्रवर्तन में आई थी, ये सीआरपीसी कहां कहां एप्लीकेबल होती है, ये सारी चीजें अपनों को चैप्टर 1 में बताई है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 क्या कहता है इसका? सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि बताएं मेरे को कि हर एक जब भी अपने लॉज पढ़ते हैं तो लॉज में सबसे पहला सेक्शन ही ये पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। लेकिन एक ऐसा कानून भी अपने पढ़ते हैं जिसमें शॉर्ट टाइटल अपनों को लास्ट में दिया होता है,
स्टार्टिंग में नहीं दिया उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिया है एंड में। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए और फिर लास्ट में मैं इसका आपको आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब देखिए सबसेक्शन वाइज ही अपनों को चलना है। अब डायरेक्ट आप शॉर्ट टाइटल का ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आपने कमेंसमेंट दे दी फिर आपने इसका बता दिया कि इसका एक्सटेंट क्या है। अपने डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि क्योंकि अपनों को जुडिशरी क्लियर करनी है, राइट, जुडिशरी क्लियर करनी है अपनों को। तो जुडिशरी में पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात की जाती है, ऊपर नीचे नहीं। जिस सबसेक्शन में जो बताया हुआ है वही अपनों को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में इसने कहा कि संक्षिप्त नाम, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इसका संक्षिप्त नाम क्या है। अब देखो स्टूडेंट, ये नहीं पता होता ना कि संक्षिप्त क्या होता है। संक्षिप्त होता है छोटा नाम, मतलब ब्रीफ में इसका क्या नाम है। तो संक्षिप्त नाम इसका है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब जैसे मैं आपको नंबरिंग से बता रही हूं, आप भी नोट्स में वैसे ही लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। सबसे पहले आप टाइटल लगाइए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। हिंदी में भी लिखिए। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो टाइटल आप इंग्लिश मीडियम में लिखोगे, या हिंदी मीडियम के हो तो टाइटल हिंदी मीडियम में लिखो। देखो दोनों लैंग्वेजेस आपको लॉ की तो कम से कम आनी चाहिए। लॉ के ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसका आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो जब आप सेक्शन लिख रहे हो तो दोनों लैंग्वेज में लिखो, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सबसेक्शन 2 कहता है कि इसका विस्तार कहां पर है। सबसेक्शन 2 कहता है इसका एक्सटेंट कहां पर है। तो इन्होंने कहा इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म देखिए, होल ऑफ इंडिया, या संपूर्ण भारत पर, या संपूर्ण भारत पर इसका कमेंट एक्सटेंट है। पूरे भारत पे ये सीआरपीसी एप्लीकेबल होती है। अब एक और क्वेश्चन पुट करती हूँ, जब ये आईपीसी पूरे भारत पर एप्लीकेबल होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में ये बताया है कि सीआरपीसी कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है। सीआरपीसी कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सबसेक्शन 2 इसका एक्सटेंट कहां पे है, इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे है, संपूर्ण भारत पर है। बट अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये आई, यहां तक तो स्टूडेंट को क्लियर है, हाँ जी मैम मुझे यहां तक आता है, लेकिन इसका जो बट है या जो इसका प्रोवाइडेड है वो नहीं समझ आता। वो बेरेक्ट की लैंग्वेज कहना क्या चाहती है, देखो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। पहले बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं, देन मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ कि कहना क्या चाहता है। देखो ये कहता है, परंतु इस संहिता के चैप्टर 8, 10 और 11, कौन कौन से चैप्टर 8, 10 और 11 के जो प्रोविजन है उससे भिन्न प्रोविजन, उसके अदर देन प्रोविजन नागालैंड राज्य को और जनजातीय क्षेत्र को लागू नहीं होंगे। अब देखो इन्होंने कहा बट जो सीआरपीसी के चैप्टर जो है 8, 10 एंड 11, ये तीनों चैप्टर तो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर एप्लीकेबल होंगे, जनजातीय क्षेत्रों पर ये लागू होंगे। लेकिन इनके अदर देन जो प्रोविजन है, मतलब बाकी जो चैप्टर्स है वो तो ना तो इस पे एप्लीकेबल होंगे ना ही इस पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर, वापस बताती हूँ कि जो सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 वो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को लागू होंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स है 37 में, इन तीनों को माइनस करके वो बाकी चैप्टर इन जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आगे देखो क्या कहते हैं, बट अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बाय गजट नोटिफिकेशन चाहे तो सारी सीआरपीसी को नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर कैसे, ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक, पारिणामिक विषयों का उपांतरों सहित लागू कर सकती है। मतलब अगर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कंप्लीट सीआरपीसी को गजट नोटिफिकेशन से इंफॉर्मेशन देख के वहां पर एप्लीकेबल कर सकती है। अदरवाइज ये 3 चैप्टर्स तो इन पे एप्लीकेबल होंगे, बाकी सीआरपीसी इन पे एप्लीकेबल
नहीं होगी। ये कहता है सीआरपीसी का सेक्शन 2 कि सीआरपीसी संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल होगी, बट सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 एंड 11 नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होंगे, बाकी चैप्टर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो गजट नोटिफिकेशन से इनको होल ऑफ सीआरपीसी को होल ऑफ नागालैंड राज्य जनजातीय क्षेत्रों पर एप्लीकेबल कर सकती है। क्लियर? अब देखो एक एक्सप्लेनेशन और दे दिया, एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जनजातीय क्षेत्र होते क्या हैं। स्पष्टीकरण में एक चीज और बता दी कि ये जनजातीय क्षेत्र कौन से होते हैं। तो आपको कंप्लीट ये एज इट इज एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जो अंडरलाइन करवा रही हूँ सिर्फ वही याद कीजिए कि एक्सप्लेनेशन में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में बताया। क्या याद रखना आपको? जिसे संविधान की सिक्स्थ शेड्यूल के पैरा 20 में, सिक्स्थ शेड्यूल के पैरा 20 में जो अनुसूची जनजाति क्षेत्र बताए हैं वही यहाँ पे हम डीम्ड करेंगे। तो क्लियर? प्रोवाइडेड क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। अब देखो अगर आप पहली बार सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन में। देखो क्लियर करती हूँ, एक्सप्लेनेशन होता है उस सेक्शन का जो हमको 4 या 5 लाइनें बताई है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि या तो इसका मतलब ये होगा या तो इसका मतलब ये होगा, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस सेक्शन के रिगार्डिंग। याद रखना एक्सप्लेनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं लिखते, एक्सप्लेनेशन अपने खुद को समझाने के लिए उन्होंने बताया हुआ है। जब तक कि डायरेक्टली क्वेश्चन में अपनों को एक्सप्लेन ना कर दे कि आपको इलस्ट्रेशन सहित समझाना है, सॉरी एक्सप्लेनेशन सहित समझाना है, तभी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। अदरवाइज रिटन के एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, वो उन्होंने अपनों को समझाने के लिए बताया हुआ है। अब आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। आपने बचपन में या 10th 9th 8th में क्या पढ़े होंगे, एग्जाम्पल्स, ए एंड बी, एक्स एंड वाई, ऐसे उदाहरण पढ़े हैं ना आपने। तो लॉ में उन्हीं उदाहरण को दृष्टांत का नाम दिया है, इलस्ट्रेशन का नाम दिया है। तो एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देन आते हैं अपने सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 कहता है कि ये सीआरपीसी कम इनटू फोर्स कब हुई। सीआरपीसी कम इनटू फोर्स कब हुई? तो सिंपल सा याद रखना है, 1 अप्रैल 1974 को। सीआरपीसी कब हुई? 1 अप्रैल 1974 को। अब अपने मेजर एक्ट पढ़ रहे हैं। मेजर एक्ट की कमेंसमेंट डेट प्लस साइन डेट, दोनों डेट से आपको याद होनी चाहिए। साइन डेट एंड कमेंसमेंट डेट वैसे तो मैंने आपको चैप्टर्स में क्लियर कर दी थी, बताई थी, लेकिन आपको याद रखनी है साइन डेट कब प्रेसिडेंट ने साइन की एंड कब कमेंट टू फोर्स इस एक्ट का हुआ। तो क्लियर? सेक्शन 1 वापस बताती हूँ, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका सीआरपीसी 1973, एक्सटेंट इसका होल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत पर, बट सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10, 11 नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र पर एप्लीकेबल होंगे, बाकी चैप्टर्स बाकी प्रोविजंस नहीं होंगे। बट वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन बाकी पूरी सीआरपीसी को भी एप्लीकेबल कर सकती है। एक्सप्लेनेशन दिया कि एक्सप्लेनेशन में जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में बताए हैं। देन सबसेक्शन 3 कि इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, तो 1 अप्रैल 1974 को। इसके प्रवर्तन की डेट क्या है? 1 अप्रैल 1974 को। ये है सेक्शन 1। देन आते हैं अपने सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 मैंने पहले भी बताया, मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट जो जो आपके एलएलबी प्लस जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। वापिस एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। जैसे डेफिनेशन क्लॉज 2A में अपने पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस जिनमें आपको बेल इजीली मिल सकती है। अब मैंने 3 क्लॉज से आपको याद करवाए थे कब कब अपनों को बेलेबल ऑफेंस मिलते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए हैं वो हमारे बेलेबल ऑफेंस है। सेकंड, किसी अदर लॉ में जिन ऑफेंस को बेलेबल बताया है वो भी आएंगे। एंड थर्ड, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस से अदर देन जितने भी ऑफेंस है वो हमारे बेलेबल ऑफेंस होते हैं। देन अपनों ने 2B पढ़ा था चार्ज में क्या होते हैं, मोरहेड चार्ज भी इंक्लूड होते हैं। 2C में पढ़ा था अपने कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध जिसमें ऐसे अपराध जिसमें पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है कि मुझे उस पर्सन को अरेस्ट करने जाना है, मुझे वारंट दीजिए, मजिस्ट्रेट से कहते हैं नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है।
टू डी में टू सी के साथ ही टू एल अपने पढ़ लेते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। देन टू डी में अपनों ने पढ़ा था परिवाद। परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट को होता है, ओरली और रिटन भी हो सकता है, लेकिन परिवाद में कभी भी एफआईआर नहीं आती। टू ई में अपनों ने पढ़ा था हाई कोर्ट, एफ में पढ़ा था अपनों ने भारत, टू डी जी में पढ़ा था अपनों ने जांच। जांच में अपनों ने पढ़ा था जांच जो ऑलवेज किसके द्वारा होती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। देन इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस के द्वारा होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू कलेक्ट द एविडेंस, साक्ष्यों को एकत्रित करना इसका ऑब्जेक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का। टू एच टू आई में अपनों ने पढ़ा था न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी होती हैं। टू आई के बाद टू जे में पढ़ा था अपनों ने ज्यूरिसडिक्शन, कौन सा ज्यूरिसडिक्शन, लोकल ज्यूरिसडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता अपनों ने पढ़ी थी, कौन कौन सी अधिकारिता को लोकल ज्यूरिसडिक्शन माना जाएगा। टू के में पढ़ा था अपनों ने महानगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र कौन सा, जो सेक्शन 8 में बताया है, सेक्शन 8 में बताया है महानगर क्षेत्र, ठीक है। टू एच आई जे के एल के बाद अपनों ने महानगर क्षेत्र जो सेक्शन 8 में बताया है। याद रखना मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होता है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है, 10 लाख होती है। टू एल में अपनों ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ दिया। टू एम में अपनों ने पढ़ा नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन गजेट नोटिफिकेशन में बताई होती है। टू एन में पढ़ा था ऑफेंस, अपराध क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टू ए इंपॉर्टेंट है, टू बी इंपॉर्टेंट है, सी इंपॉर्टेंट है, डी इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। ई और एफ का आप ओनली टाइटल याद रख सकते हैं। जी इंपॉर्टेंट है, एच इंपॉर्टेंट है, आई जे छोड़ दीजिए, के आ सकता है। महानगर क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, जिसमें आपको 2K और सेक्शन 8 को डिफाइन करना होता है। एल असंज्ञ अपराध, 2C के साथ अपने पढ़ लेते हैं। एम में नोटिफिकेशन ओनली टाइटल। एन ऑफेंस, ऑफेंस की डेफिनेशन आपको याद करनी होती है कि ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसे आईपीसी में पनिशेबल बताया है, या जिसे अतिचार अधिनियम, जिसे पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है। एन ऑफेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 2O ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पी में कौन सा, प्लेस, प्लेस कौन सा, प्लेस किस किस को बताया इन्होंने, गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान, ये सारे क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। टू क्यू प्लीडर, टू क्यू प्लीडर है, प्लीडर की डेफिनेशन अपनों ने पढ़ी थी। प्लीडर कौन होते हैं, एडवोकेट ही होता है, लेकिन कई बार उसको प्लीडर बोल देते हैं अपने, कई बार उसको अधिवक्ता बोल देते हैं, ठीक है। टू क्यू प्लीडर। टू आर रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। टू एस स्टेशन, कौन सा स्टेशन, पुलिस स्टेशन। एस टी, टी में कौन सा, प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है। टी यू, यू आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, तो आप लोक अभियोजक हो, तो यू, टू यू में अपने इसको पढ़ते हैं। टू वी विजन, सब डिवीजन। टू डब्ल्यू समन मामला, टू डब्ल्यू ए विक्टिम, एंड टू एक्स वारंट मामला। ऐसे करके अपनों ने सारी डेफिनेशन अपनों ने याद भी किया और सारे अंदर का मैंने मैटर्स भी आपको पॉइंट्स में समझाए, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में अपने वैसे ओनली टाइटल ही पढ़ते हैं कि निर्देशों का अर्थ आप कैसे लगाएंगे, निर्देशों का अर्थ आप कैसे लगाएंगे। इसमें जुडिशरी फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का बताया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा पढ़ना है, अदरवाइज ये जुडिशरी के एग्जाम में नहीं आता। तो 2-3 निर्देशों का अर्थ लगाना ओनली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पढ़ते हैं। 2-4 सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 अपनों को बताता है कि जो भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी है या अन्य विधि है, उसका विचारण कौन करेगा। तो इन्होंने कहा भारतीय दंड संहिता व अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अपने पढ़ते हैं ना कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, जो सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करती है, आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, आईपीसी को प्रोसीड हमारी सीआरपीसी करती है। तो वो चीजें अपनों को कहां से क्लियर हुई, सेक्शन 4 से क्लियर हुई कि भारतीय दंड संहिता व अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, सीआरपीसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अदर लॉ कौन कौन से हैं, तो आप अदर लॉ में लिख सकते हैं एनडीपीएस एक्ट, SC/ST एक्ट, NI एक्ट, JJ एक्ट, IT एक्ट, PWDB एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इन सबका प्रोसीजर अपने सीआरपीसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। देन आता है सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, मैडम ये सेविंग्स या व्यावृत्तियां वर्ड क्या होता है, इसको हम कैसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। देखो व्यावृत्तियां या सेविंग्स का मतलब होता है कि जो चीज अपने पढ़ रहे हैं वो चीज किन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर, कि जो सब्जेक्ट अपने पढ़ रहे हैं, अब जैसे सीआरपीसी अपने पढ़ रहे हैं, तो सीआरपीसी की सेविंग्स कहती है कि सीआरपीसी किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि सीआरपीसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, स्पेशल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, लोकल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगी,
किसी ऐसे अदर लॉज हैं जिनके बारे में इन्होंने स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब्ड कर रखा है कि वहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। देन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट पर नहीं होगी, ठीक है। एमएलए, एमपीज, गवर्नर, इन सब पे भी सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब याद करो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ बताया था, जिसमें जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ एंड पर्सनल लॉ बताया था, ठीक है। जनरल लॉ में अपनों ने आईपीसी, सीआरपीसी लिखी थी, ठीक है। स्पेशल लॉ में एससी एसटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट ये लिखा था। तब मैंने आपको बताया था कि जब की भी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तब स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। इसीलिए यहाँ पे लोकल और स्पेशल लॉ बताया है कि ये जो जनरल लॉ है सीआरपीसी, ये लोकल और स्पेशल लॉ पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो वो चीज अपनों को यहां से क्लियर हुई सेक्शन 5 से। तो सेक्शन 5 की कहां कहां पर सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये था टोटल सीआरपीसी चैप्टर 1। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मेरी वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है हर एक डेफिनेशन को, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सीआरपीसी का चैप्टर 1 है। अगर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं सीआरपीसी के चैप्टर 2 को भी बताऊंगी, चैप्टर 3 को भी बताऊंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने चाहिए कि मैम हमें चैप्टर 1 क्लियर हो चुका है, अब हमें चैप्टर 2 बताइए, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमें नई सीआरपीसी पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है। फिलहाल आपको पुरानी ही पढ़नी है जब तक ये लॉज आगे प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंच जाते। प्रेसिडेंट के पास पहुंचने के बाद भी प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद कब ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल होता है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी आपको पुरानी सीआरपीसी पढ़नी है। देखो सीआरपीसी पुरानी इसलिए पढ़नी है क्योंकि जो प्रोसीजर है वो तो वही है। ऐसा नहीं है कि सारा प्रोसीजर ही चेंज कर दिया, सेशन ट्रायल चेंज कर दी, वारंट ट्रायल चेंज कर दी, समन ट्रायल चेंज कर दी, वो तो वही है। सिर्फ थोड़ा बहुत नंबरिंग में, थोड़ा बहुत चैप्टर्स में थोड़ा सा फर्क किया है। प्रोसीजर तो आपको वही करना है। अगर मान लो यहाँ पे आपको सेशन ट्रायल याद है तो नई सीआरपीसी आती है तो 90% तो वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। 10% तो अपने अमेंडमेंट में भी पढ़ते हैं। कोई सब्जेक्ट में अमेंडमेंट होता है, जेजे एक्ट में इतना बड़ा अमेंडमेंट हुआ था तब भी तो अपनों ने अमेंडमेंट पढ़ा ही था। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ऐसे समझिएगा कि थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो चुका है इसलिए पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसा कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़िए और हेल्दी रहिए। और किसी चीज की कोई भी डाउट्स हो कोई भी सब्जेक्ट को लेके तो कमेंट्स में कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर एक वीडियो जरूर अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।